स्वागत है आप सबों का गैसीय नियम चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। गैस का नियम चैप्टर में यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, विभिन्न नियम जो गैस के दिए गए हैं, उसके बाद अवस्था गैस समीकरण के बारे में और एक संयुक्त गैस समीकरण के बारे में। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में 3 तथ्य हम पढ़ेंगे, गैसीय नियम, अवस्था समीकरण और संयुक्त गैस समीकरण। तो सबसे पहले गैसीय समीकरण कितने हैं, एक छोटा सा यानी एक संक्षिप्त सारणी, संक्षिप्त परिचय इसका हम लोग देखते हैं और उसके बाद विस्तार से हम बारी बारी से इसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम हम जब नजर डालेंगे तो रसायन विज्ञान में गैस से संबंधित जो नियम पढ़ने हैं उनमें 6 नियम प्रमुख हैं। सबसे पहला नियम बॉयल का नियम है, एक नजर हम डालते चलें। बॉयल साहब ने 1662 ईस्वी में यह नियम दिया था और उन्होंने गैस के दाब और आयतन के बीच में संबंध स्थापित किया और बताया कि नियत ताप पर किसी गैस के दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। V varies 1/T एट कांस्टेंट T। किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन, दी गई मात्रा मतलब कुछ भी दिया हुआ रहेगा, और T कांस्टेंट टेम्परेचर को अचर रखा गया। V और P के बीच में रिलेशन बनाया, T को अचर रखा। वहीं चार्ल्स साहब ने 1787 ईस्वी में V और T के बीच में रिलेशन बनाया, P को अचर रखा और बताया किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन ताप का सीधा समानुपाती होता है। कब? जब दाब अचर हो, अर्थात अचर दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन उसके ताप का सीधा समानुपाती होता है। गेलुशाक साहब ने चार्ल्स के नियम में थोड़ा सा संशोधन किया और उनके साथ मिलकर के एक नियम दिया 1802 ईस्वी में। इस नियम को हम कहते हैं नियत आयतन, यानी दाब और ताप के बीच में रिश्ता था। दाब और ताप के बीच में रिश्ता रखा, आयतन को नियत रखा। नियत आयतन अगर है तो गैस का दाब, दी गई मात्रा के गैस का दाब ताप का समानुपाती होता है। यदि आयतन न बदले तो ताप बदलने के साथ दाब का जो परिवर्तन होता है वो समानुपाती होता है। यही हमें ध्यान में रखना है। आवश्यक नहीं है कि टेम्परेचर जब बढ़े तो प्रेशर को घटा दे, डिपेंड करता है कि V के साथ किस तरीके की स्थिति होती है। खैर, इसके चर्चा विस्तार से हम करेंगे। आगे देखते हैं अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो साहब ने बताया किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन अचर ताप पर उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। V varies n मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या नहीं, जितने मोल होंगे उसके समानुपाती आयतन होगा। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम को इस तरह से देख सकते हैं। मान लेते हैं यह एक पात्र है, इसमें बहुत सारी गैस है, A1, A2, A3 सो ऑन AN गैस है। अब डिफरेंट गैस हैं और प्रत्येक गैस कुछ न कुछ दाब आरोपित करता है। इसके द्वारा P1, इसके द्वारा P2, इसके द्वारा P3 और इसके द्वारा Pn। तो इस प्रकार से इस बर्तन में टोटल जो वायु दाब होगा वह प्रत्येक गैस के द्वारा आरोपित दाब का बीजगणितीय योग होगा। आंशिक दाब का नियम यही कहते हैं। आंशिक दाब का सेंस हो गया टोटल दाब में प्रत्येक गैस का अपना अपना पार्ट्स। A1 का जो भाग होगा वह A1 का अंश होगा, अंश का अर्थ होता है भाग, हिस्सा। तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम था किसी बर्तन में का संपूर्ण दाब गैस के, प्रत्येक गैस के दाब के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके बाद था ग्राहम साहब का गैसीय विसरण का नियम। विसरण शब्द को समझते हैं। विसरण शब्द होता है घुल मिल जाना, किसी में बिसर जाना, भूल जाना। तो गैसों का आपस में घुल मिल जाने की घटना को गैसों का विसरण कहते हैं। धुआं को उठते हुए हम आकाश में देखते हैं, कुछ देर बाद पता चलता है धुआं विलीन हो गया। यह गैस के विसरण का एग्जाम्पल है, यानी विसरण बिसर गया, आपस में मिलजुल गया। तो गैस की विसरण संदर्भित नियम, यानी यह जो विसरण की जो दर है, घुलने मिलने की दर है, इसका रिश्ता बनाया ग्राहम साहब ने और बताया कि यह घनत्व पर निर्भर करेगा। कब? जब दाब और ताप नियत रहे। तो अचर दाब और ताप पर किसी गैस के या भिन्न भिन्न गैसों की विसरण दर उसके घनत्व का
के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व के वर्गमूल d के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये संक्षिप्त परिचय था। हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को भी कुछ खंड में बांट देंगे। आज हम इसमें से शुरुआती 2 नियम पढ़ते हैं, चार्ल्स का और बॉयल्स का, और उसके बाद हम फिर विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम एक नजर इसलिए इस पर डाल दिया है कि इससे भी हम चाहेंगे तो हम उपयोगी जो जरूरत की जानकारी है वो हम ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बॉयल के नियम का। पहला नियम हमारा था बॉयल का नियम। बॉयल का नियम भाषाई तरह से हम लोगों ने देखा कि बॉयल का नियम क्या है। बॉयल के नियम को भाषाई तौर पर जब हम लोगों ने देखा है तो बताया कि अचर ताप पर किसी गैस की दी गई मात्रा का जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसे हम यूं समझते, V वेरिएट 1/P, कांस्टेंट क्या है T, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसको कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं इसको हम देखते हैं। बॉयल के नियम को कितने ढंग से हम व्यक्त करेंगे, बेसिक जानकारी यही है। मूल तथ्य V वेरिएज 1/P, वेरिएज का चिन्ह तोड़ते हैं, कांस्टेंट से गुना करेंगे तो V बराबर हो जाएगा K/P, ये कांस्टेंट है। इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, V को इधर ले आए तो PV बराबर कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। अब D बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन होता है। इस तरह से अगर हम देखें D1 बराबर, चूंकि गैस की मात्रा हमने कहा है कि नियत है, तो D1 बराबर हो जाएगा M/V1 और D2 बराबर हो जाएगा M/V2। इस तरीके से अगर हम V1 लिखें तो V1 के बदले लिख सकते हैं M/D1 और V2 के बदले लिख सकते हैं M/D2। अब इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PV बराबर कांस्टेंट को P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर सो ऑन P3 V3 Pn Vn। इसमें बैठाइए V1 बराबर M/D1 यानी P1 M D1 P2 M D2 बराबर सो ऑन। M सब में है, कैंसल हो जाएगा। P1 D1 बराबर P2 D2 बराबर कह सकते हैं P/D इजिकल टू कांस्टेंट। तो P/D कांस्टेंट, एक आया PV कांस्टेंट। बॉयल्स के नियम इतना V वेरिएज 1/P, PV कांस्टेंट, V/D कांस्टेंट और P1 V1 P2 V2 सो ऑन। इसके बाद इसको आधुनिक जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कई तरह से पूछा जाता है सवाल, इसलिए कभी कभी लॉग के रूप में दे देता है और कभी कभी डिफरेंशिएशन के रूप में दे देता है। तो हम जब देखते हैं वहां बॉयल के नियम के अनुसार आया है PV बराबर कांस्टेंट, C या K कांस्टेंट, दोनों लॉग ले लेंगे बेस E पर, या ना कुछ बेस दिया रहे तो समझा ही जाता है बेस E है लॉग। अब लॉग M इंटू N बराबर होता है लॉग M प्लस लॉग N, इससे जोड़ेंगे तो लॉग P प्लस लॉग V बराबर लॉग K। K कांस्टेंट है, इसका लघुगणक भी एक कांस्टेंट आएगा, तो इस तरह से हम यह लिख सकते हैं। यानी इस रूप में भी बॉयल्स का नियम व्यक्त होता है, लॉग P प्लस लॉग V बराबर कांस्टेंट। अब एक और रूल है रूप जिसमें कि हम बॉयल के नियम को व्यक्त कर सकते हैं, वह हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। डिफरेंशिएशन के फॉर्म को थोड़ा देखते हैं। हमारा था
V वैरी एज 1/p इंप्लाइज V बराबर K/P। दोनों ओर हम P के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। P के रेस्पेक्ट में जब दोनों डिफरेंशिएट करेंगे तो dV/dP बराबर dK/P dP। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, K बाहर, dP 1/P। 1/P हम लोग डिफरेंशिएशन थोड़ा सा समझ ले। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। इस आधार से यहां हो जाएगा -1/p स्क्वायर, अर्थात dV/dP बराबर आया K इंटू -1/p स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं -K/P स्क्वायर। इस तरह से ऐसे भी दिया जाता है dV/dP एट t। यहां t कहने का सेंस यहां पर है इसका dV/dP, t कांस्टेंट है, dV/dP बराबर हो गया -K/P स्क्वायर। इस प्रकार से बॉयल्स का नियम को हम इतने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, dV/dP t बराबर -K/P स्क्वायर। तो कहने के लिए तो बॉयल का नियम ही है V वैरी एज 1/P, PV बराबर C, V/D बराबर C, यानी इतने फॉर्म में हम बॉयल के नियम को लिख सकते हैं। और किसी भी रूप में कभी पूछता है P1 V1 बराबर P2 V2 किसका नियम है, log P प्लस log V बराबर क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा बॉयल का नियम खत्म होता है। बॉयल के नियम के बाद हम देखते हैं बॉयल के नियम पे ग्राफ। तो ग्राफ को अगर हम V को एक एक्सिस पे रखें, 1/P को इस पे लाएं, तो हमारा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, यानी V और 1/P, V और 1/P का आलेख सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। वहीं अगर हम PV इस पर P को रखें और इस एक्सिस पे PV को रखें, तब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो यह दाब अक्ष के पैरेलल होगा। यह दाब अक्ष है, दाब अक्ष के समानांतर आ रहा है, यह सीधी रेखा आ रहा है। तीसरा, अगर हम P और V के बीच में देखें, पूछा जाता है P और V का ग्राफ। यहां देखिए V और 1/P का था, जब P और V का देखेंगे तो पाराबोलिक होगा। ये स्ट्रक्चर पाराबोलिक है। जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे आयतन घटता है, इसलिए देख रहे हैं ऐसे धीरे धीरे होते जा रहा है। और अगर हम log P का, log P और log V का देखें, log V log P, तो ये ऐसे स्लोप आएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं log P log V, V और 1/P, PV और P, V और P का ग्राफ। बॉयल के नियम के बाद हम अब चार्ल्स के नियम को देखते हैं। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करते हैं। V वैरी एज T, कांस्टेंट राशि इसमें क्या है P, परिभाषित करना है हमको, तो हम ऐसे कहेंगे अचर दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन ताप का समानुपाती होता है। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, अगर हम दाब को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर को रेज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, दाब टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम घटेगा। इस प्रकार से अचर दाब पर किसी गैस की दी गई मात्रा का आयतन ताप के समानुपाती होता है। V वैरी एच टी, वैरीज का चिन्ह तोड़ेंगे, K से गुना करेंगे, V इक्वल्स टू K इंटू टी, जहां K कांस्टेंट है। दूसरे शब्दों में अब हम T को यदि इधर लाते हैं, दूसरा रूप प्राप्त होगा V/T बराबर कांस्टेंट। अब चूंकि V/T कांस्टेंट है, इसका अर्थ है आयतन और ताप का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। चाहे वो आयतन V1 और टेम्परेचर T1 है, तो V1/T1 वही होगा जो V2/T2। यूं समझ लें, T1 पर यदि वॉल्यूम V1 है, T2 पर वॉल्यूम V2 है, T3 पर V3 है, और इसी प्रकार से Tn पर Vn है, तो इसी स्थिति में V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3 बराबर so on Vn/Tn।
तो चार्ल्स का नियम ये भी है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है। इसको भी हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो v बाई टी बराबर है c यानी k, लॉग लेंगे, लॉग v बाई टी बराबर लॉग k। अब लॉग m बाई n बराबर होता है लॉग m घटे लॉग n, तो इससे होगा लॉग v माइनस लॉग t बराबर लॉग k। अब ये कांस्टेंट है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं लॉग v माइनस लॉग t बराबर कांस्टेंट। अब तक जो हमने देखा उसके अनुसार क्या देखा, v वेरिएज t, v बराबर के टी, v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v1 t1 बराबर v2 t2 और log v माइनस log t बराबर कॉन्स्टेंट। एक और रूप है जिसमें हम लिख सकते हैं इसको, अगर यहां हमारा था v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2, यदि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व, अगर हम v1 को m बाई d1 करें, v1 बराबर m बाई d1, v2 बराबर m बाई d2। m क्यों? क्योंकि मात्रा नियत है, परिभाषा में ही है, नियम ही कहता है दी गई मात्रा का, इसलिए m नियत रहेगा। बैठाएंगे अगर m बाई d1 वहां, तो d1 t1 बराबर m d2 t2। इस तरह से क्या होगा, d1 t1 बराबर d2 t2। इससे हम यानी ये भी चार्ल्स लॉ है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं dt बराबर कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ देखिए v बाई टी कांस्टेंट, dt कांस्टेंट, log v घटे log t कांस्टेंट। तो ये सारा ये तीन जो रूप दिखाई दे रहा है, तीनों ही रूप में हम इसे लिख सकते हैं। एक और रूप है जिसमें हम लिखेंगे वो है डिफरेंशिएशन का रूप। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। v बाई टी बराबर कांस्टेंट, v बराबर c इंटू टी, टी के रेस्पेक्ट में अगर हम दोनों डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dv बाई डी टी कॉन्स्टेंट, डी सी टी डी टी कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, dt dt यानी कांस्टेंट। अर्थात चार्ल्स के नियम को ये भी लिख सकते हैं dv dt p, यहां ये p का अभिप्राय है एट कांस्टेंट p, तो dv dt p बराबर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से चार्ल्स का नियम आया। एक नजर डाल लेते हैं, v वेरिएज t, v बाई टी कांस्टेंट, dv बाई dt एट p कांस्टेंट, log v घटे log p बराबर कांस्टेंट। और जब हम लोगों ने इसको बदला था v1 v2 को, v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2 को हमने बदला था, तो उसमें देखा dt बराबर कांस्टेंट, यानी डेंसिटी के रूप में जब देखा तो dt बराबर कांस्टेंट। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी रूप में रहता है तो हम इसे कहेंगे कि यह चार्ल्स नियम है। अब सवाल पूछ देता है v बाई टी किसका नियम है, dv बाई डी टी एट p बराबर कांस्टेंट ये किसका नियम है। ये था हमारा चार्ल्स नियम। चार्ल्स के नियम में ही 1802 ईस्वी में गेलुशाक साहब ने कुछ संशोधन किए, एक्सटेंडेड रूप विस्तारित किया, और उन्होंने बताया, अभी जैसे अब हमने ये देखा कि v वेरिएज t टेम्परेचर जैसे जैसे बदलता है आयतन में परिवर्तन होता है, लेकिन कैसे परिवर्तन होता है इसको बताने के लिए गेलुशाक साहब ने इसका एक विस्तार किया और बताया 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने से किसी गैस का आयतन पहले के आयतन से अपने पहले के आयतन का 1/273 से बढ़ जाता है। ऐसे समझ लें, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप आयतन
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आयतन V0 है तो गेलुशाक साहब कहते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर V0 प्लस V0 बटा 273, 1 गुने V0 इंटू 1 बटे 273। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, तो V0 प्लस 2 इंटू V0 बटे 273, सॉरी V1 मानते हैं इसको, और इसे V0 यानी पहले का इस तरह से T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो V0 प्लस V0 इंटू T बटे 273, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन से पूर्व आयतन का उसमें 1 बटे 273 उसी का जोड़ दीजिए। अब x में x का 273 बढ़ना, तो x बटे 273, 1 बटे 273 बढ़ना। तो इस प्रकार से गेल-उशाक नियम को अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यदि T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन हमारा हो VT, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन है V0 और T डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन है VT, तो VT बराबर V0 प्लस V0 इंटू T अपॉन 273। ये V0 कॉमन ले लें तो 1 प्लस T बटे 273, ये VT। T टेम्परेचर है। अब जरा इसी जगह से सोचिए, अगर हम ऐसा करते, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऐसा हुआ, घटाएंगे तो इसी तरह से घटेगा, घटाएंगे तो -1 बटे 273 -1 बटे 273 होते जाएगा। तो V माइनस T क्या हो जाता है, यानी हम माइनस पे जाते तो क्या हो जाता है, तो V0 1 माइनस T बटे 273। दोनों में देखिए ये फॉर्मूला हुआ, यानी माइनस T पर वॉल्यूम, यह प्लस T पर वॉल्यूम। अगर V माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो V0 1 घटे 273 बटे 273, V0 इंटू 0 बराबर 0, यानी V माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो गैस क्या हो जाता होगा, गैस का आयतन शून्य होने का मतलब है कि उस अवस्था में गैस नहीं रहता है। कोई भी गैस ले ले, H2 को ले ले, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते जाते जाते, यानी उससे नीचे जो ही आएगा लिक्विफिकेशन हो जाएगा, द्रवीकरण हो जाएगा, संपूर्ण गैस खत्म हो जाएगा। ये गेल-उशाक साहब ने चार्ल्स के नियम में एक्सटेंडेड करके उन्होंने इस नियम को दिया। ध्यान में रखना है यह VT बराबर V0 1 प्लस T बाई 273, अर्थात प्रत्येक इकाई डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि से, टेम्परेचर में बढ़ने से आयतन पहले के आयतन से 1 बटे 273 अधिक हो जाता है या 1 बटे 273 कम जाता है। ये था हमारा चार्ल्स साहब का नियम। इसी से पता चला माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का आयतन, सभी गैस का आयतन 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस टेम्परेचर को ही परम शून्य ताप कहते हैं, जिसपे कि टेम्परेचर शून्य हो जाता है, वह परम शून्य ताप कहलाता है। हम चार्ल्स के नियम का ग्राफ देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन V और T के। V वेरिएज T है, V यानी दाब कांस्टेंट एट कांस्टेंट P। ये सारा पे हमारा जो ग्राफ खींचेंगे उसमें P हमारा कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर T V, ग्राफ ओरिजिन से जाता हुआ सीधी रेखा होगी। अभी हमने देखा था ये केल्विन में है टेम्परेचर, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो ये यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर कहीं पर होगा माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमने देखा है कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो 0 यानी ये ऐसे, यानी इसका अभिप्राय है कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम शून्य है। तो इस तरीके का आलेख होगा। इसके बाद यदि हम आलेख खींचेंगे V और 1/T का,
भी और 1/t का आलेख खींचेंगे तो भी इधर 1/t इधर, ग्राफ पैराबोलिक होगा। उलट के अगर t को ऐसे कर दें, टेम्परेचर एक्सिस इधर ले जाइए, 1/v को इधर ले आइए तो भी पैराबोलिक होगा। ये पैराबोलिक अगर log v log t का खींचेंगे, ओरिजिन o log v log t का खींचेंगे तो इस तरीके से जाएगा। तो आलेख थोड़ा सा हम विशेष रूप से जब आलेख पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा की जाएगी, इतना अभी हमें ध्यान में रखना है। और एक आलेख इसका इस रूप का भी होता है, जब v/t को इस एक्सिस पर और t को इस एक्सिस पर, तो v/t और t का आलेख जो होता है वह टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल होता है। अब इसको हम कैसे सवाल उठता है कि इसमें कैसे पूछता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है t और 1/v का आलेख किस आकार का होता है, उसकी आकृति क्या होती है, पैराबोलिक। v/t और t का t एक्सिस के पैरेलल रेखा जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये चार्ल्स लॉ और वायल्स लॉ मूल रूप से था। यह हम एक चलते चलते एक नजर डालते हैं परम शून्य ताप पर। वह ताप है जिस पर कि किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, और ये गेल-उशाक साहब ने चार्ल्स के नियम में जो एक्सटेंडेड रूप दिया, चार्ल्स के नियम का जो विस्तार किया, उससे प्राप्त हुआ।